चलिए, गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो कल की क्लास में हम लोग देख रहे थे एसी जनरेटर और डीसी मोटर मैंने बताया था। ठीक है। वैसे मैंने कल सिलेबस देखा था टर्म टू का, तो उसमें सिर्फ मोटर तक ही अपना है। ठीक है। फिर भी मैं बढ़ा देता हूँ क्योंकि ठीक है, एक्स्ट्रा भी पढ़ोगे तो उसमें कुछ ऐसा नहीं है। तो ये पीपीटी में एक बार यहाँ पे शेयर किया हूँ, इसमें तुम देख लो। अगर नोट्स वगैरह बनाना है किसी को तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है। हम्म। ये वाला लिख नहीं रहा है क्या? लिख तो रहा है। ठीक है, वो सिलेक्ट नहीं किए होंगे। चलो इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, मैं स्टार्ट करता हूँ इसको। फर्स्ट स्लाइड से हम लोग जाते हैं। तो ये तुम्हें दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक मोटर में किस तरह से यहाँ पे कार्बन ब्रश होते हैं, और ये अपना स्प्लिट रिंग है, और ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है। ठीक है। ये सब मैंने इन डिटेल बता दिया है, और यहाँ पर भी तुम देख सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग इसको देखेंगे। इलेक्ट्रिकल मोटर का क्या काम है? इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है। नेक्स्ट इसमें ये यहाँ पे मैंने GIF डाला है, इसको तुम देख सकते हो कैसे ये सर्कल में घूम रहा है। तो करंट जो है वो किस तरह से, यहाँ से हम लोग करंट दे रहे हैं, ये सेल हमने लगा दिया, इधर ऐसे करंट जा रहा है और ऐसे आ रहा है। जब इस तरह से करंट दे रहा है तो ये वाला जो इधर रहेगा, ये कलर देख सकते हो यहाँ पे, वायलेट कलर है और इधर रेड कलर है। ठीक है। और ये जो ग्रीन वाला है, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। तो इस तरह से ये रोटेट करती है। एक बार हाफ सर्कल, जब ये देखो कार्बन ब्रश जो है वो तो फिक्स्ड है, ये रिंग्स दोनों बदल जाती हैं। समझ रहे हो? मतलब जैसे इसको अगर मैंने पॉज कर दिया, इसको हम लेके जाते हैं और फिर इधर। ये देखो, ये अभी रिंग इधर है, ये वाला स्प्लिट रिंग, और ये इधर है। फिर हाफ साइकिल के बाद अगर देखोगे तो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है। चलो, प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर क्या है? कि जो इलेक्ट्रिकल मोटर है वो किस पे काम करती है? अगर किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में हम करंट कैरिंग लूप को अगर रख रहे हैं तो उस पर एक फोर्स जनरेट होता है, और उस फोर्स का डायरेक्शन हम लोग किससे निकालते हैं? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से। ठीक है। अगर कोई भी करंट कैरिंग वायर रखा हुआ है एक मैग्नेटिक फील्ड में, जैसे मान लो कि एक मैग्नेटिक फील्ड है इस तरह से है, ऐसे, इफ आई एम शोइंग दिस क्रॉस, अगर मैं ऐसे क्रॉस यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलरली इनवर्ट। मतलब ये जो अपना सरफेस है इसके, यहाँ पे क्यों आ रहा है बाप रे। तो अब इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम लोग एक वायर को रख दें इस तरह से, तो इस पर फोर्स किधर लगेगा? ये करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर है, एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं
यहाँ पे अगर हम लोग देखें, मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो इधर आ जाएगी। पहले भी यही करा था। ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। एक और स्टूडेंट्स को यह ज्वाइन किया है। चलो, तो मैग्नेटिक फील्ड हमने देख लिया परपेंडिकुलरली कैसे, इनवर्ट। या इनसाइड बोल सकते हैं, द प्लेन। अब इस पर हमको निकालना है फोर्स का डायरेक्शन। तो कैसे निकालेंगे? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से क्या करना है कि जो फोर फिंगर है, मतलब अंगूठे के पास वाले, उसको मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। और करंट को हम लोग लेंगे सेकेंड फिंगर, जो मिडिल फिंगर है। तो थंब अपना फोर्स का डायरेक्शन बताएगा। कोई बताएगा क्या फोर्स किधर लग रहा है? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स? कोई भी हैंड रेस करके बताओ कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स किधर होगा। हम्म। यस रोहित। राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट। लेफ्ट। ठीक है, मतलब इधर के डायरेक्शन में, राइट टू लेफ्ट मतलब इधर हो जाएगा। ठीक है, तो यही डायरेक्शन आएगा अपना। फ्लेमिंग राइट लेफ्ट हैंड रूल हम लोग लगाएंगे, लेफ्ट हैंड रूल तो आ जाएगा लेफ्ट की तरफ आ जाएगा। ठीक है, इस डायरेक्शन में सबका यही आ रहा है। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ सकता है कि ऐसे क्यों आया है। कुछ नहीं करना है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हमने यहाँ पर लगाया है, तो ये अपना फोर्स का डायरेक्शन आ गया। चलो, अब नेक्स्ट उसमें देखें कि कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर में हम लोग यहाँ पर आर्मेचर कॉइल लेते हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं स्ट्रॉन्ग, स्प्लिट रिंग होती है, कार्बन ब्रश होते हैं, और एक बैटरी हम लोग लेते हैं। और जो आर्मेचर कॉइल होती है उसमें क्या करते हैं कि आयरन का एक बना हुआ होता है रेक्टेंगुलर शेप में, और उसके ऊपर हम लोग कॉपर वायर को लपेट देते हैं। ठीक है, ये इट कंसिस्ट ऑफ लूप ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल। यस उज्जवल। हाँ बोलो। सर आर्मेचर कॉइल सर सिंपल मोटर में भी होता है और कमर्शियल मोटर में भी होता है सर। हाँ हाँ, सर ये तो आर्मेचर मतलब बोलो। सर मतलब कहीं पढ़े थे कि सर आर्मेचर कॉइल सिर्फ कमर्शियल मोटर में होता है। अ, तुम सिंपल मोटर किसको कह रहे हो फिर, कहने का मतलब? सर जिसपे मतलब जिससे कमर्शियल मोटर हुआ है सर जिसमें इंसुलेटेड कॉपर वायर सर लपेटा हुआ है। हाँ, और सर और ये तो सिंपल किसको सिंपल एक बोलोगे? सर ये तो एक रेक्टेंगुलर लूप है सिर्फ। देखो ये लूप नहीं होता। एक बात बताओ, जब हम लोग बैटरी को इससे कनेक्ट करेंगे, जब हम लोगों ने यहाँ पे बैटरी कनेक्ट किया है, तो इस सर्किट को कौन कंप्लीट करेगा अंदर? हम लोग क्या करते हैं कि करंट कैरिंग कॉइल होती है, ठीक है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, एक इस मैग्नेटिक फील्ड में एक कॉइल को रख रहे हैं ना, तो कॉइल करंट कैरिंग होना चाहिए। तो ये तो एक आर्मेचर कॉइल जो है वो बस एक इसका फ्रेमवर्क है। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि कॉपर वायर को रोल कर देते हैं, ठीक है, इसके ऊपर। तो कॉप वायर नहीं रहेगा, जैसे मान लो यहीं पे वायर हम लोग नहीं लगाएंगे तो फिर ये सर्किट कैसे कंप्लीट होगा? समझ रहे हो? तो कोई यस सा भी मोटर रहेगा तो उसमें तो यूज होगा ना वो तो। यस सर। आर्मेचर कॉइल जो है वो कुछ नहीं है, वो तो एक फ्रेमवर्क ढांचा टाइप बस है। ठीक है, अभी मैं ये पढ़ा देता हूँ फिर तुम देखना कि जो मोटर को, अगर तुम कभी तुमने देखा होगा हार्डवेयर शॉप पे कभी गए होंगे, तो उसको अंदर से देखना। कोई भी मोटर ऐसा नहीं होगा कि उसमें नहीं रहेगा। जैसे तुम्हारे पास
पुराना कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पड़ा हो जिसमें अगर फैन वगैरह होगा या कुछ भी होगा, उसको भी देखोगे तो उसमें बहुत पतला सा कॉपर वायर लगा रहेगा, जो कि उसके अंदर लपेटा हुआ रहता है। ठीक है। यस सर। जैसे वॉशिंग मशीन है, सीपीयूज वगैरह में भी फैन है, अपन देखें कहीं पे भी तो देखना हर एक में ऐसा रहेगा ही, क्योंकि अंदर भी तो फिर हमें एक सर्कुलर लूप देना है ना, जिस सर्कुलर लूप में क्या होगा, उसी में तो फ्लक्स चेंज होगा। और वो यस। सर्कुलर लूप में चेंज होगा तो वो वहां वायर कौन ले, वहां करंट कौन लेके जाएगा? कॉपर वायर क्या काम कर रहा है? कॉपर ही हमने इसलिए यूज किया है कि वो क्या है, उसमें करंट अच्छे से फ्लो होता है, उसकी कंडक्टिविटी अच्छी है, इसलिए हम लोग कॉपर वायर यूज कर रहे हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन्स अच्छे से फ्लो करते हैं। वैसे तो सिल्वर में करते हैं, लेकिन सिल्वर इतना महंगा कि हम घरों में सोने मतलब सिल्वर के थोड़ी तार यूज कर पाएंगे, क्योंकि उतना अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेनली हम लोग किसको यूज करते हैं? कॉपर वायर यूज करते हैं, क्योंकि इसकी कंडक्टिविटी अच्छी होती है। कंडक्टिविटी कहने का मतलब कि ऐसे मेटल्स जिनमें इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो और इजीली हो सके, ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स लूजली होते हैं बाउंड। ठीक है। तो ये इसके पार्ट्स हैं यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्ट करने के लिए। सेम पार्ट सब में यूज होगा, आर्मेचर कॉइल उसमें भी रहेगा, फील्ड मैग्नेट भी रहेगा, ब्रश भी रहेगा, बैटरी भी रहेगा। और सिंगल की जगह फिर हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ बैटरी की जगह फिर गैल्वेनोमीटर लगा देंगे जनरेटर में। और यहाँ पे कम्यूटेटर ले लेंगे फुल वाला। फिर इसका वर्किंग है तो देखो, वर्किंग मैंने समझा दिया था, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें जैसे बोर्ड में लिखना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। कि जैसे ही करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा तो करंट का डायरेक्शन ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी इस तरह से होगा। फिर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हम लोग लगाएंगे और देखेंगे कि करंट की वजह से उस पर डायरेक्शन नीचे की तरफ लगेगा तो वो ए बी वाला पार्ट नीचे जाएगा, सी डी वाला पार्ट ऊपर आएगा, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने लग जाएगा कॉइल। ठीक है। फिर हाफ रोटेशन के बाद क्या होगा कि जो ब्रश है और स्प्लिट रिंग है इंटरचेंज हो जाएंगे, और फिर से वो जो है एंटी क्लॉकवाइज में ही घूमता रहेगा। ठीक है। इस तरह से हम देखेंगे कि जो अपना स्प्लिट रिंग है उसका काम क्या है, उसका काम है करंट को रिवर्स करने का, ताकि जो रोटेशन हो वो क्या हो, कंटिन्यूअस हो। बस, तो ये तुम इस तरह से वर्किंग लिख दोगे इस तरह से पॉइंट्स में, तो तुम्हें नंबर देगा। अगर तुम बहुत बड़ा पैराग्राफ में लिखोगे तुम फुल मार्क्स नहीं मिलता है। ठीक है। जितना तुम पॉइंट्स बना के लिखोगे उतना तुम्हें मार्किंग अच्छा मिलेगा। तो कभी भी ऐसा नहीं कि बस पैराग्राफ में स्टोरी लिखोगे, पॉइंट्स बना के लिखो, छोटे छोटे पॉइंट्स जितने तुम लिख सकते हो और जो बहुत कंसाइज करके। ठीक है। यूजेस ऑफ डीसी मोटर्स तो कोई भी, जैसे हम बोल रहे हैं, इट इज यूज इन इलेक्ट्रिक कार्स, रोलिंग मिल्स, इलेक्ट्रिक क्रेन्स, लिफ्ट्स, ड्रिलिंग मशीन, फैन, ड्रायर्स, ब्लोअर्स। अपने आसपास हम लोग इतना मशीन ही तो है, मशीनी युग ही तो है। मोटर्स में हम लोग देख रहे हैं कि हर जगह पे यूज हो रहा है। जितने भी डिवाइसेस हैं सब क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी से यूज हो रहे हैं। ठीक। फिर फेराडेज का हम लोगों ने देखा था कि फेराडे ने क्या किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, फिर उसका कंक्लूजन क्या था जो एक्सपेरिमेंट किए थे उससे। यहाँ से हम देख कर आए थे कि उनने सोचा कि अगर हम क्या करें, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है तो क्या हम करंट को इंड्यूस कर सकते हैं। ठीक है। तो इसी से पता चला कि हाँ ऐसा भी है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आ गया फिर। और उसके ऊपर हम लोगों ने फिर इसका इलेक्ट्रिक जनरेटर हम लोग पढ़े हैं। और अगर हमें निकालना है इंड्यूस करंट का डायरेक्शन, तब हम लोग देखते हैं कि इंड्यूस करंट का डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग फ्लेमिंग राइट हैंड रूल को यूज करेंगे। ठीक है। दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हाँ। ये हाँ वो वही है, मतलब ऊपर उसने लिख दिया है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ठीक है। फिर इसमें हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो जनरेटर क्या करता है, जनरेटर क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना करता है। अभी ये वाला जो है ये एसी जनरेटर है। एसी जनरेटर में क्या हो रहा है कि हम लोग फुल रिंग यूज करते हैं। ठीक है। ये रिंग है R1 R2। देखो इस डायग्राम में तुम, और कल मैंने डायग्राम बनाया था, इसमें तुम और अच्छे से समझ सकते हो कि कैसे कनेक्शन हो रहा है।
ये जो आर्मेचर कॉइल आ रहा है B1 से, ये R1 से कनेक्ट हो रहा है, और CD से जो आ रहा है वो B2 से कनेक्ट हो रहा है। जब ये घूमेगा तो ये जो CD जैसे AB वाला जो वायर है, ये हमेशा इसी से कनेक्ट रहेगा, और ये वाला जो है वो हमेशा इससे कनेक्ट रहेगा। ये घूमेगा तब भी उसी से कनेक्ट रहेगा, ठीक है। जबकि अगर हाफ रिंग यूज करते हैं तो हाफ रिंग में क्या होता है, वो इंटरचेंज हो जाते हैं। अभी जैसे B1 R1 से कनेक्ट है, B2 R2 से कनेक्ट है, तो ये घूमेगा तब भी B1 R1 से ही कनेक्ट रहेगा और B2 R2 से ही कनेक्ट रहेगा, ठीक है। हाँ, देखो एसी करंट में क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी इसको प्रोवाइड करवा रहे हैं, ठीक है। अब हम ये देख रहे हैं कि जो करंट है उसका नॉर्मल साइकिल कितना होता है, 50 हर्ट्ज इसका फ्रीक्वेंसी होता है एसी करंट का, ठीक है। जब हम लोग जनरेट करते हैं तो इस तरह से रहेगा। हाँ, ये यहाँ से तो हम ही लोग अभी इसको घुमा रहे हैं ना एक्सपेरिमेंटली, तो हम लोग जब इसको प्लांट में प्रोड्यूस करते हैं तो उस टाइम इसका फ्रीक्वेंसी कितना रहता है, 50 हर्ट्ज, ठीक है। ये यहाँ पे हमने गैल्वेनोमीटर लगा, अब इसमें बैटरी लगाने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, गैल्वेनोमीटर लगा दिया। गैल्वेनोमीटर का काम क्या है, ये इसको हम करंट मेजर करने के लिए यहाँ पे लगा दिए, मेजर नहीं करने के लिए, करंट को डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है। गैल्वेनोमीटर को हम लोग एमीटर में भी कन्वर्ट कर देते हैं बाद में, और वोल्ट मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एमीटर और वोल्ट मीटर क्या करते हैं, एमीटर जो है वो अपना रीडिंग बताता है कि इस सर्किट में कितना करंट है, और वोल्ट मीटर क्या बताता है, वो वोल्टेज मेजर करता है। जैसे मान लो हमने कोई सर्किट ले लिया, सर्किट डायग्राम अगर देखें तो यहाँ पे हम लोग वोल्ट मीटर लगा दिए हैं। वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में लगाते हैं। फिर एक बैटरी हम लोग लेंगे, बैटरी लगा दिए, फिर हम लोग एक स्विच लेंगे, स्विच लगा दिए हैं, और सर्किट में हम लोग सीरीज में एक एमीटर लगा दिए हैं। इस तरह से कनेक्ट करते हैं कि ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव, ये इसका पॉजिटिव, इसका नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव। तो अब यहाँ पे जैसे ही हम इसको टैप करेंगे, की को ऑन करेंगे, तो ये जो होगा ये अपना देखेगा कि इस पॉइंट्स ए और बी के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ है। तो वो यहाँ पर हमको इस वोल्ट मीटर की रीडिंग से पता चल जाएगा, और इस सर्किट में मतलब इस वाली ब्रांच में कितना करंट फ्लो हो रहा है, वो इस एमीटर की रीडिंग से हमको पता चल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट कर सकते हैं बाद में एमीटर और वोल्ट मीटर में, ठीक है। फिर पार्ट्स ऑफ एन एसी इलेक्ट्रिक जनरेटर, तो वही होगा कि अपने पास आर्मेचर कॉइल में कॉपर वायर है, मैग्नेट का पोल्स रहेगा, स्प्लिट रिंग्स रहेंगे, ठीक है, और कार्बन ब्रश रहेंगे, और गैल्वेनोमीटर रहेगा। सबका काम हम लोगों को पता है कि कौन यहाँ पे क्या करता है। तो ये ऑलरेडी हम लोग मोटर में देख चुके थे। अब जनरेटर में, एसी जनरेटर हमने अच्छे से पढ़ लिया है, तो डीसी जनरेटर को हम लोग अगर देखेंगे, इसका वर्किंग भी सेम है, बस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो कल मैंने इसका वर्किंग समझाया था, ठीक है। कल की क्लास में मैंने एसी जनरेटर का वर्किंग बताया था कि कैसे जो है करंट का डायरेक्शन हाफ रोटेशन के बाद चेंज हो जाता है, ठीक है। एक बार पॉजिटिव हाफ साइकिल में और एक बार नेगेटिव हाफ साइकिल में। इसका तुम स्क्रीनशॉट ले लो, किस तरह से पॉजिटिव हाफ नेगेटिव हाफ साइकिल में चेंज होगा। अगर फर्स्ट हाफ में पॉजिटिव रहेगा तो फिर नेगेटिव रहेगा। एक तरफ करंट हो जाएगा, एक तरफ टाइम, इस तरह से चलता रहेगा। ये सब एक जैसा ही बनेगा, मतलब सेम पीक्स रहेगी, ये थोड़ा बनाने में ऐसा हो गया, ठीक है। सबका जो है मैक्सिमम वैल्यू जो होगा वो यहाँ पहुंचेगा। अच्छा, ये मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, कोई बता सकता है? तो हम लोग बोलते हैं कि जो करंट अपने घर में आता है एसी वाला, उसका फ्रीक्वेंसी होता है 50 हर्ट्ज, और उसका 220 वोल्ट सप्लाई होती है,
तो मैक्सिमम वो देखो जो पीक वैल्यू होती है, इसको अगर हम लोग बोलें पीक वैल्यू दैट इज इक्वल टू √2 टाइम्स 220 वोल्ट, ठीक है। ये होता है मैक्सिमम वैल्यू, इसको हम लोग आरएमएस वैल्यू बोलते हैं। रिलेशन क्या होता है, पीक वैल्यू इज इक्वल टू आरएमएस वैल्यू बाय √2। ये अब देखो, आरएमएस वैल्यू हमने क्यों निकाला, रूट मीन स्क्वायर, कहने का मतलब ये प्लस था ये माइनस था, तो इस सर्कल में, इस वाले साइकिल में अगर हम निकालेंगे तो एवरेज निकालेंगे, तो एवरेज तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि जितना पॉजिटिव में है उतना ही नेगेटिव में है। तो आरएमएस का मतलब क्या होता है, ये फिर तुम 12th क्लास में पढ़ोगे। आरएमएस का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर, ऐसे करके हम लोग निकाले। मतलब पहले, अब इसको पहले स्क्वायर करेंगे, फिर उसका एवरेज लेंगे, फिर उसका रूट निकालेंगे। जैसे मान लो 2 है, 2 का हम क्या करेंगे, स्क्वायर ले लेंगे। जैसे कुछ टर्म पॉजिटिव है, 2 है, -2 है, 3 है, -3 है, अगर इसका एवरेज लेंगे तो जीरो आएगा, तो हमने क्या किया, इनका स्क्वायर ले लिया, ठीक है। स्क्वायर लेंगे तो सब क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो सब पॉजिटिव हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, 4 4 9 9। अब क्या करेंगे, इनका मीन ले लेंगे, तो 4 9 + 9 + 4/4, फिर उसका रूट ले लेंगे। इस तरह से इसको बोलते, इसलिए इसको बोलते हैं आरएमएस वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ठीक है। तो अगर हमसे पूछ लिया जाए कि पीक वैल्यू क्या होती है, तो जो 220 वोल्ट होता है वो अपना आरएमएस वैल्यू रहता है। मिनट बंद नहीं होता है क्या? ठीक है। तो अगर हमसे पीक वैल्यू का पूछता है तो हम लोग पीक वैल्यू कैसे बताएंगे, जो अपना 220 वोल्ट है उसमें √2 का, यार ये क्या पेन थोड़ा काम नहीं कर रहा है। रुको, मैं इसका एक बार सेटिंग चेक कर लेता हूँ, लेट मी चेक। ठीक है, अब कर रहा है। अच्छा, ठीक है, बीच बीच में थोड़ा प्रॉब्लम करता है। तो समझ में आया मैं क्या लिखा था, फॉर्मूला मैं फिर से लिख देता हूँ। जो आरएमएस वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू पीक वैल्यू डिवाइडेड बाय √2। तो पीक वैल्यू अपनी हो जाएगी √2 टाइम्स आरएमएस। तो जो अपने घरों में आती है ना 220 वोल्ट, वो आरएमएस वैल्यू होती है वोल्टेज की, ठीक है। वो क्या होती है उसकी, आरएमएस वैल्यू होती है कितनी, 220 वोल्ट। तो हमें पता है √2 का वैल्यू कितना होता है, 1.414 × 220, 310 के आसपास ये आता है, ठीक है। 330, हाँ, 320 से 330 के बीच में। क्योंकि अगर इसको 1.5 लेंगे तो 15 2 30 और 3 33, ठीक है। 14 2 28, 14 2 28, 3, हाँ, 310 के आसपास आती है, ठीक है।
ये अपना होता है पीक वैल्यू, इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो नियरली, ठीक है। ये कई बार पूछ लिया जाता है कि पीक वैल्यू क्या होगी। ओके। डीसी जनरेटर में देखो, मोटर में जो हम लोग देखे थे ये बिल्कुल वैसा ही काम करेगा, बस यहाँ पे क्या रहेगा कि मोटर में हम लोग इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे थे, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, उल्टा करेंगे, इसको घुमाएंगे तो ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, बाकी सारा फंक्शन एज इट इज रहेगा इसमें, ठीक है। और जो पार्ट्स वगैरह यूज किए हैं वो भी यही है। बस यहाँ पे चेंज क्या हुआ है कि मोटर में हम लोग क्या कर रहे थे कि इधर से हम लोग बैटरी से करंट प्रोवाइड करवा रहे थे तो ये घूम रहा था, अब हम इसमें डीसी जनरेटर में क्या करेंगे कि इसको हम लोग घुमाएंगे, ये घुमाने का काम हम लोगों को कराएगा, क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा ये इलेक्ट्रिकल में। जब घुमाएंगे एक मैग्नेटिक फील्ड में तो यहाँ पर करंट इंड्यूस होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से, ठीक है। हाफ साइकिल के बाद फिर वही होगा जो मोटर में जैसे हुआ था, अगर तुम्हें मोटर का वर्किंग पता है तो इसका भी वर्किंग सेम रहेगा, बस इसमें थोड़ा सा चेंज क्या करना है कि इसमें हम लोग मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। हाँ, डायनेमो में एसी दोनों रहता है, एसी डायनेमो के डीसी। डायनेमो मतलब ऐसे नहीं होता है, हम लोग प्रीफिक्स में उसमें यूज कर रहे हैं कि वो क्या है, ठीक है। हम्म, ठीक है। तो देखो, मोटर को ध्यान से पढ़ना है क्योंकि जनरेटर वाला तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, एक्सक्लूड कर दिया है, मोटर तक तुम्हारे सिलेबस में है, ठीक है। ये वाला भी पार्ट जो है हटा दिया है, अभी जो टर्म टू तुम्हारा है सिलेबस में, तुम भी चेक कर सकते हो सिलेबस उसका, तो इसमें जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट वाला पार्ट है इसको हटा दिया है, बट ठीक है, देखो सिलेबस में है, मान लो अभी आज नहीं पूछ रहा है एग्जाम में तो, लेकिन होता है कि कभी भी तुम इसका तैयारी करोगे आगे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का या कहीं का, तो ये जो 10th तक का बेसिक साइंस रहता है वो हर जगह पूछता है, ठीक है। यूपीएससी का भी तैयारी करोगे तो उसमें भी पूछेगा तुमसे कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ये क्या होगा, मोटर किस प्रिंसिपल पे काम कर रहा है, ठीक है। कुछ भी पूछ सकता है, तो 9 10 तक का साइंस ऐसा है, साइंस ही नहीं हर एक सब्जेक्ट का कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सब जगह यूज होता है। तो इरेस्पेक्टिव कि अभी हमारे टर्म टू में क्या है क्या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो एग्जाम बस तुम्हें इस साल देना है, बट जिंदगी में और एग्जाम्स होंगी जो तुम्हें हमेशा देना होगा, ठीक है। तो इसलिए मैं इसको पढ़ा ही देता हूँ, डोमेस्टिक सर्किट में कैसे क्या होता है तुम्हें भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट हम बोल रहे हैं कि अपने घर में हम लोग किस तरह से जो है लाइन का कनेक्शन करते हैं, तो घर में हम लोग किस तरह का कनेक्शन करते हैं, दो तरह का कनेक्शन होता है सर्किट वायर में, एक होता है सीरीज कनेक्शन और एक होता है पैरेलल कनेक्शन, ठीक है। और एक होता है पैरेलल। तो ये इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है। तो घर में हम लोग कौन सा वाला यूज करते हैं, घर में हम लोग यूज करते हैं पैरेलल वाला कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन यूज नहीं करते हैं, क्यों? क्योंकि सीरीज कनेक्शन में क्या होता है, जैसे मान लो मैंने एक बल्ब लगा दिया, फिर दूसरा बल्ब लगा दिया, फिर तीसरा बल्ब, और इस तरह से यहाँ पे एक बैटरी लगा दिया, ठीक है। तो अब जैसे ही कोई भी एक बल्ब, सपोज ये बल्ब जो है फ्यूज हो गया, ये फ्यूज हो गया, तो अब जो है अपना मेन सप्लाई होगा वो तो रुक जाएगा, ये आगे वाले बल्ब भी क्या हो जाएंगे, फिर ग्लो करना बंद कर देंगे। जबकि पैरेलल में हम लोग क्या करते हैं कि इस तरह से देते हैं कि हर एक बल्ब को अलग अलग, इधर मैं थोड़ा ड्रॉ कर देता हूँ कि हर एक बल्ब को क्या होता है अलग अलग तरीके से वायर से हम लोग कनेक्ट करेंगे। तो उसमें ये होगा कि अगर मान लो कि कोई भी एक ब्रांच में बल्ब फ्यूज हो गया या कुछ भी होता है, तो दूसरा जो बल्ब है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। तो अगर ये मान लो ये तीनों में से कोई भी एक फ्यूज होता है तो यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, दो बल्ब तो ग्लो करेंगे। तो यहाँ पर भी ऐसे ही होता है कि अगर मेन सप्लाई हम लोगों का आ रहा है घर में, अब मान लो कि जो मेन अपना बोर्ड है, ये देखो ये खंबे से लाइट आ रही है, ये पोल है, पोल से लाइट आ रही है घर में, दो वायर आ रहा है, एक आ रहा है लाइव वायर और एक आ रहा है न्यूट्रल वायर। अब देखो
बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, सर ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। ये सिर्फ एक नाम हम लोगों ने दे दिया, जैसे नहीं होता किसी का नाम हमने श्याम रख दिया, किसी का नाम हमने कुछ भी रवि रख दिया, कुछ रख दिया, आशुतोष रख दिया। अब ऐसा नहीं है कि उसके पीछे कोई साइंटिफिक थ्योरी नहीं है कि इसका नाम आशुतोष ही क्यों रख दिया। समझ रहे हो? तो यहाँ बस हमने पॉजिटिव नेगेटिव शो कर दिया। जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का भी कोई ऐसे उसके पीछे थ्योरी नहीं है। साइंटिस्ट ने बोल दिया कि इसको इलेक्ट्रॉन बोलो, तो सब बोलना शुरू कर दिए। तुम्हारा जन्म हुआ, पापा ने बोला आज से इसका नाम क्या है, तो सब उसी नाम से तुमको जानने लग गए। ठीक है, उसके पीछे कोई बहुत बड़ी हिस्ट्री नहीं है। ऐसे ही इसमें है कि हमने इनको बोल दिया कि ये लाइव वायर है और ये न्यूट्रल वायर है, तो ये बोलते हैं कि इन दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ये अपना होता है 220 वोल्ट। ठीक है, न्यूट्रल वायर वायर होता है 0 वोल्ट पर, और ये होगा 220 पर। तो डिफरेंस कितना हो जाएगा? 220 वोल्ट का। अब यहाँ से जब हम लोग सप्लाई कर रहे हैं तो यहीं पर हम लोग जो अपना मेन बोर्ड होता है घर में उसमें फ्यूज लगा देते हैं। फ्यूज का काम क्या है कि मान लो कि डोमेस्टिक में अगर हमको 5 एम्पियर लाइट मिल रहा है, 10 एम्पियर का मिल रहा है, अगर उससे ज़्यादा आएगा तो जो घर में मान लो कुछ डिवाइसेस हैं, छोटे छोटे इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस हैं, फोन का चार्जर वगैरह, ये सब तुमने देखा होगा कई बार ज़्यादा लाइट आती है तो खराब हो जाते हैं, स्विच बोर्ड में आग लग जाती है। ठीक है, तो ये सब प्रॉब्लम्स ना हो इसलिए हम यहाँ पर ही फ्यूज बोर्ड लगा देते हैं। फ्यूज का एक रीडिंग होता है, जैसे मान लो कि इस फ्यूज पे लिखा हुआ है, फ्यूज का सिंबल यहाँ पे बना हुआ है ये, कि 5 एम्पियर है। अगर 6 एम्पियर करंट आएगा तो ये जो है फ्यूज जल जाएगा। हम लोग बोलते हैं क्या हुआ, फ्यूज जल गया है। उसका मतलब फ्यूज के अंदर एक बहुत पतला सा वायर होता है, तो वो क्या होता है, जल जाता है। तो ये सर्किट यहीं पे ब्रेक हो जाएगा। तो देखो सप्लाई अपनी बंद हो गई तो आगे भी लाइट बंद हो गई है। कई बार तुमने देखा होगा। अब ये फ्यूज तुम बदल दोगे तो फिर से सारी लाइट ऑन हो जाएगी। फ्यूज आ गया, फिर उसके बाद आता है इलेक्ट्रिक मीटर। अब हम लोग ये देखते हैं कि हमने घर में इलेक्ट्रिक मीटर क्या बताता है कि हम लोग घर में कितना जो है इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर रहे हैं, वो बताता है इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन। वो किस में बताता है, KWH में। KWH क्या है, किलो वाट आवर। वो बताता है कि 1 घंटे में हमने कितना किलोवाट का एनर्जी यूज किया है। ठीक है, KW क्या बता रहा है, किलो वाट आवर। तो हमारे घर में फिर जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है वो ये इसी इलेक्ट्रिक मीटर की रीडिंग से आता है, कि मान लो कि आपने 1 घंटे में जो है इतना KWH यूज किया है। ठीक है, तो वो निकाल लेंगे टोटल साल भर का या महीने का। जैसे मान लो कि 1 घंटे में हम लोग सारे बल्ब वगैरह मिला के घर में, सपोज करो जैसे 1000 वाट का बल्ब है। ठीक है, एक बल्ब है ऐसा, और एक 3000 वाट का हमारा टीवी है। इस ये बस अभी यही दोनों है। इसको हम लोग क्या कर रहे हैं रोज, मतलब टीवी को हम लोग 5 घंटे तक चला रहे हैं और बल्ब मतलब 15-20 घंटे तक चल रहा है। टीवी तो ज्यादा ही देखते होंगे तुम लोग, तो इसको 10 घंटे मान लो। अब बताना है कि महीने भर का कितना KWH यूज करेगा। तो कैसे करेंगे, ये 1000 वाट है मतलब वन 1 किलो वाट हो गया, और ये हो गया 3 किलो वाट। तो 1 घंटे में, अगर एक दिन में हम लोग देख रहे हैं तो 20 घंटे इसको यूज कर रहे हैं, मतलब 20 किलोवाट हमने टोटल यूज कर लिया है एक दिन में। और यहाँ से देखेंगे तो 10 × 3 30 किलोवाट, मतलब एक दिन में हम लोग 50 किलोवाट यूज कर रहे हैं। समझ रहे हो? तो ऐसे करके 30 दिन में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1500 किलोवाट हम लोग यूज कर रहे हैं। तो इस तरह से वो देखता है कि आप कितना एनर्जी जो है कंज्यूम कर रहे हैं, और फिर वो रेट डिसाइड करता है कि अच्छा 1 किलोवाट का जो है पैसा 0.2 रुपीज है। ठीक है, इस तरह से। इसको मैं एक इस टाइप का भी हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे जिसमें पूरा बताता है कि एक घर में तुम्हारे 5 बल्ब जल रहे हैं, 3 ट्यूबलाइट्स है, एक आजकल जैसे ठंड का टाइम है तो एक इलेक्ट्रिकल हीटर है। ठीक है, पानी गर्म करने वाली रॉड है, एक फ्रिज भी चल रहा है, सबका पावर दिया हुआ है। अगर 1 KWH का इतना यूनिट है तो बताओ तुम्हारा घर का महीने का बिल कितना आएगा। तो ऐसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब ये तो जनरल चीज है, अगर मान लो सिलेबस में नहीं रहा और हम ये नहीं पढ़ेंगे तो फिर कैसे निकालेंगे।
समझ में आ गया। इलेक्ट्रिक मीटर अपना क्या करता है, जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन होता है उसको रीडिंग हमें बताता है किलोवाट आवर में। फिर उसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। जैसे भी तुम किसी भी बड़ी बिल्डिंग में देखोगे, जैसे सामर्थ्य में ही हम लोग चढ़ते हैं सीढ़ी के पास में, तो नीचे देखा होगा कि सीढ़ी के पास में वो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है। वहां से ही हर एक फ्लोर पर जो है हमने लाइट को सप्लाई किया है कि फर्स्ट फ्लोर पे भेजना है, सेकंड फ्लोर पर भेजना है, थर्ड फ्लोर पर भेजना है। तो इस तरह से वहां से हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो तुमने देखा होगा कि कुछ सॉकेट्स ऐसे होते हैं जो 2 पिन वाले सॉकेट होते हैं। जैसे कुछ चार्जर्स में तो आजकल 3 पिन सॉकेट आ गया है, ठीक है। कोई हल्का डिवाइस होता है उसमें 2 पिन रहता है, और बड़ा तुम देखोगे फ्रिज वगैरह और इनका तो उसमें 3 पिन का सॉकेट रहता है। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, 2 तरह से वायर बिछाते हैं, मतलब 2 तरह से वायर को यहाँ पे ले ऑन करेंगे ग्राउंड पर, या जो भी अपना सीलिंग पर या साइड वॉल पर कर रहे हैं। कैसे, मेन सप्लाई आ गया, इसको हम लोग हर एक जो भी अपना डिवाइस होगा उसके इस तरह से करते जाएंगे। और एक तरफ ये, अगर 2 पिन है, जैसे मान लो ये एक सॉकेट है, यहाँ पे तुम अपना फोन को चार्ज लगा रहे हो, उसमें 2 पिन है, तो एक तरफ से इसको मिल जाएगा लाइव वायर और एक तरफ से मिल जाएगा न्यूट्रल वायर, ठीक है। और यहाँ पे तुम जो भी सॉकेट लगा दोगे, पिन लगा दोगे, फिर ऑन करोगे तो वो चालू हो जाएगा। क्यों, इनके दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया, ऑन क्या है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, समझ में आया। अब मान लो कि ये 3 पिन वाले का क्या काम है। कई बार ऐसा होता है, तुमने देखा होगा, जैसे पुराना कूलर घर में रखा होगा या पुराना डिवाइसेस हो जाता है, लैपटॉप वगैरह भी ऐसे में हो जाता है, या इलेक्ट्रिक आयरन वगैरह हम लोग यूज कर रहे हैं। देखो इलेक्ट्रिसिटी के बिना तो लाइफ में कुछ है ही नहीं, सब कुछ ऐसा है कि हम लोग अपने आसपास जितने बहुत सारे अप्लायंसेस यूज कर रहे हैं जो सब इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं। तो देखोगे कि कई बार ऐसा होता है कि ज़्यादा टाइम हो जाता, पुराना हो जाता है, या उसका ऊपर जो लेवल लगा रहता है, या पॉलिश हो रखी होती है इंसुलेटेड मटेरियल की, वो हट जाती है। तुमने देखो लेयर हट जाता है। तो फिर ऐसा होता है कि अगर हम मान लो उसको डायरेक्टली पकड़, जो करंट यहाँ पे जा रहा था वो उसके मेटेलिक बॉडी पर भी क्या हो जाता है, चला जाता है। तो इस वजह से क्या होगा, जब मेटेलिक बॉडी पर अगर चला गया, तो वो करंट जब हम उसको टच करेंगे तो फिर क्या होगा, जब हम इसको टच करेंगे तो फिर ये होगा कि वो करंट, क्योंकि हमारा बॉडी भी क्या है, गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी। Recording in progress. तो
समझ में आया क्या होता है कि मेटेलिक बॉडी के ऊपर जैसे होता है कि उसके ऊपर एक इंसुलेटेड मटेरियल का लेयर लगा रहता है, जैसे किसी भी को भी तुम देखोगे, जैसे यही है, ये है, जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है सबके ऊपर। बट क्या होता है कि जैसे ज़्यादा टाइम हो गया है तो कभी वो इंसुलेटेड जो ऊपर से हमने स्ट्रिप लगाई होती है वो निकलने लग जाती है, कहीं से छिल जाती है, तो उस वजह से क्या होगा कि डायरेक्ट जो है मेटल उसका हमें दिखने लगता है। और फिर अगर उसको हम लोग टच करते हैं तो वो शॉक देगा। तो इसलिए क्या करते हैं कि ये जो थर्ड वाला वायर है जिसको हम लोग अर्थिंग वायर बोलते हैं, उसको हम लोग इसीलिए जितना भी हैवी यूज होता है, मतलब जो ऐसे डिवाइसेस हैं जिनमें ज़्यादा करंट यूज होता है, उन सब में 3 पिन सॉकेट रहता है। 3 पिन का मतलब क्या होता है कि ये वाला जो हरा वाला यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है ये अपना अर्थिंग वायर है, ठीक है। इसका काम क्या है कि जो एक्स्ट्रा, ठीक है। मैं कहाँ पे था, एक मिनट। हाँ, मैं बोल रहा था कि जो अर्थिंग वाला हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, अब क्या होगा कि उसके ऊपर जो एक्सेस अमाउंट ऑफ करंट होगा वो इसके थ्रू अर्थ में चला जाएगा, तो इवन हम उसको टच भी करेंगे तो हमें फिर शॉक नहीं लगेगा। इसलिए जितना भी ऐसा अप्लायंसेस होता है, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होती हैं जिन सब में ज़्यादा करंट यूज होता है, उनका पावर कंजम्पशन ज़्यादा होता है, उन सब में 3 पिन का सॉकेट रहता है, ठीक है। अब जैसे फोन का चार्जर है, उसको तो तुम टच भी कर दोगे तब भी उसमें कुछ इतना करंट नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि वो इतना करंट नहीं लेता है, उसके अंदर में एम्पलीफायर लगा रहता है, और करंट जो आता है उसको और डिक्रीज करता है, ठीक है। और फिर बहुत लेस अमाउंट करंट जो है उसमें जाता है। समझ में आया ये किस तरह से हम लोग 3 पिन सॉकेट यहाँ पे यूज करते हैं, 2 पिन सॉकेट यूज कर रहे हैं? ये इस तरह से यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कैसे जो है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में हम लोग सप्लाई करें। यहाँ पर देखो ये सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं है, पैरेलल है। ये देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि दो पॉइंट के बीच में जो है पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए। यहाँ पे देखो ए बी सी और पी क्यू आर, तो इन तीनों में अगर हम लोग देखेंगे तो क्या हो रहा है, इन तीनों में हम लोग देखेंगे तो देखो दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि ये तीनों किसमें है, पैरेलल में है, ठीक है। अब ये वाला फ्यूज हो भी जाएगा पहले वाला बल्ब, तो भी सप्लाई तो आगे भी जा रही है, तो इसको तो तब भी करंट मिलेगा क्योंकि उनके दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 220 वोल्ट हो रहा है, ठीक है। अब इसमें होता है कि इट इज सप्लाइड थ्रू ओवरहेड केबल्स और अंडरग्राउंड केबल। इसमें 3 वायर होता है, अर्थ वायर होता है, एक लाइव वायर होता है, देख न्यूट्रल वायर होता है। अर्थ वायर अपना क्या है, इसमें कलर कोडिंग भी कई बार जैसे अगर पूछ लेता है तो ग्रीन कलर का कोडिंग करते हैं ताकि तीनों हम लोग पहचान सकें। न्यूट्रल वायर ब्लैक कलर का होता है और लाइव वायर रेड कलर का। बट घर में ये उम्मीद मत करना, क्योंकि यहाँ पे घर पे जब जो कनेक्शन करने वाला था वो मार्केट में जो रहता है कुछ भी लगा देता है। बट जनरली अगर हम लोग देखेंगे तो कलर कोडिंग इस तरह से होता है। तो तुम सोचोगे कि घर में तो कहीं लाइव वायर लग ही नहीं रहा है, तो वो तो जो लोग आते हैं इलेक्ट्रिशियन वगैरह वो कुछ भी कर देते हैं, वो तीनों कलर एक जैसा भी रख देते हैं, उनका मर्जी है। बट हमें याद रखना अर्थ वायर ग्रीन होता है, लाइव वायर रेड कलर का होता है, न्यूट्रल वायर जिसको हम नेगेटिव वायर भी कह सकते हैं ब्लैक कलर में होता है, ठीक है। फिर इसमें हम लोग देखेंगे कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है दैट इज 220 वोल्ट। When they come into our house, they pass through a circuit called a fuse. Whenever there is a high voltage fluctuation, overloading, short circuit, the fuse melts and prevents the high voltage reaching the electric appliances. कहने का मतलब अगर मान लो ओवर वोल्टेज आ गया या कभी ओवरलोडिंग हो गया, कभी शॉर्ट सर्किट हो गया, तो वो फ्यूज क्या करता है, निकेल और उसका टिन का, टिन और लेड का एक एलॉय बनता है, उससे बनाया जाता है। तो उसमें क्या होता है कि उसका एक टेम्परेचर फिक्स होता है कि अगर वो ज़्यादा टेम्परेचर उससे ज़्यादा होगा
वो मेल्ट कर जाता है, तो उसका जो वायर है वो बर्न हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें जनरली टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट आर यूज्ड। जैसे देखो, छोटे डिवाइसेस वगैरह में 5 एम्पियर, बाकी घर में हमारा 15 एम्पियर, जैसे जो गीजर्स वगैरह हुआ, रेफ्रिजरेटर्स हुआ, हीटर हुआ, इन सब में 15 एम्पियर का लाइट यूज होता है। बाकी बल्ब वगैरह हुआ, फैन हुआ, इन सब में 5 एम्पियर का। ठीक है। अब शॉर्ट सर्किटिंग क्या है, ओवरलोडिंग क्या है, अर्थिंग क्या है, ये हम लोग देख लेते हैं, फिर उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। तो शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या होता है कि देखो, जब कभी ऐसा हो जाए कि जब हम लोग वायरिंग करते हैं तो लाइव वायर जो है वो ये हो गया। और फिलहाल के लिए मैं, अब ये पीछे ब्लैक स्क्रीन है तो वाइट कलर ले लेता हूँ। ठीक है। और उसको हम लोग समझ लेते हैं कि ये अपना न्यूट्रल वायर है, ये लाइव वायर है और ये न्यूट्रल वायर है। कभी क्या होता है कि जो न्यूट्रल वायर या लाइव वायर है, इनके ऊपर एक कोटिंग होती है इंसुलेटेड उसकी। तो इंसुलेटेड कोटिंग अगर इसके ऊपर हो रही है, कई बार ऐसा होता है कि वो निकल जाता है, ज़्यादा टाइम हो जाता है, पुराना हो जाता है या मुड़ जाता है वायर। तो ये दोनों मान लो अगर एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाते हैं, तो ऑल ऑफ सडन क्या होगा कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ पे क्या हो गया, दोनों जैसे ही कांटेक्ट में आता है तो इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट सर्किट हो गया यहाँ पर। तो ऑल ऑफ सडन एकदम से जो हीट रहता है वायर में, वो एकदम से फ्लो हो जाता है यहाँ पे। तो उसकी वजह से होता है कई बार कि शॉर्ट सर्किट की वजह से, जैसे तुमने देखा होगा कि हॉस्पिटल में आग लग गई है इमरजेंसी वार्ड में, या ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो वहाँ दो ही वजह से मेनली होता है, एक या तो शॉर्ट सर्किट की वजह से होता है या फिर ओवरलोडिंग की वजह से होता है। ठीक है। घरों में भी आग लग जाती है, इसलिए बोलते हैं कि वायर्स वगैरह अच्छी क्वालिटीज का अगर हम लोग यूज करें। तो क्यों ऐसा हो जाता है, उसका ये भी कारण है कि जैसे ही शॉर्ट सर्किट होता है तो इसके अंदर हम देखे हैं कि हीट जनरेट होती है। हीट कितना होता है, I²R T। अगर इसका वायर का रेजिस्टेंस आर है, इसमें करंट आई है, तो बहुत छोटे टाइम में, मतलब सडनली क्या होगा कि इतना अमाउंट का जो हीट है वो यहाँ से रिलीज हो जाता है। तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो एकदम से कन्वर्ट हो जाती है हीट एनर्जी में, और उसकी वजह से इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। अब जैसे मान लो कि इसके यहाँ पे शॉर्ट सर्किट होगा तो स्पार्किंग शुरू हो जाएगी। अब उसके आसपास में मान लो कपड़ा रखा है या कुछ ऐसा मटेरियल रखा है, लकड़ी है, किताब है, तो वो जो जल्दी से उस आग को कैच कर ले, फायर को, तो फिर आग लग जाती है, मतलब और ज्यादा बढ़ जाती है फिर वो। इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो डैमेज टू द इंसुलेशन ऑफ द पावर लाइंस, या फिर अ फॉल्ट इन एन इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस ड्यू टू विच करंट डज नॉट पास थ्रू इट। कई बार ऐसा भी होता है कि अ, जो डिवाइस या अप्लायंस हम लोग यूज कर रहे हैं उसके अंदर भी फॉल्ट हो जाता है। फॉल्ट का मतलब ये होता है कि उसके अंदर भी लाइव वायर और न्यूट्रल वायर मिल गए। कई बार तुमने देखा होगा कि जैसे ही हम प्लग को लगाते हैं एकदम से अंदर से जलने की आवाज आती है, धुआं निकल जाता है। वो ऐसे ही होता है कि मान लो अंदर के ऊपर वायर उसका निकल गया, ऊपर का लेयर, अब वायर जो हो गया है नेकेड हो गया है। अब दोनों वायर मान लो टच है और हमें पता नहीं है, हम उधर प्लग को ऑन कर दिए हैं, जैसे ही प्लग को ऑन किए तो देखोगे कि अंदर से एकदम से जलने का आवाज आता है, एक साउंड भी आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो हीट एनर्जी में भी कन्वर्ट होती है, साउंड एनर्जी में भी कन्वर्ट हो जाती है। तो उसका साउंड भी आएगा, स्पार्किंग वाला जो साउंड जैसा तुमने सुना होगा। और फिर देखोगे कि जलने के बाद जो स्मेल आएगी तब पता चलेगा कि ये अंदर से फॉल्टी था। ठीक है। और ओवरलोडिंग की वजह से भी शॉर्ट सर्किटिंग हो जाती है। तो अब ओवरलोडिंग क्या होती है वो भी मैं बता देता हूँ। समझ में आया? तो मेनली यही कारण होते हैं। तो जितना भी बड़ा बड़ा बिल्डिंग्स होता है, मॉल्स होता है, हॉस्पिटल्स होता है, उन सब में इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखा जाता है। एक अलग ही डिपार्टमेंट होता है जो इसको पूरा मैनेज करता है। बट गलतियां ये लोग कर ही देते हैं। जैसे ओवरलोडिंग में क्या है कि अगर हम लोग कोई भी कैंपस को देख रहे हैं, वहां पे जो मेन डिस्ट्रीब्यूशन हम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। अब वहां पे क्या होगा कि हमें पता है कि कितना जो है यहाँ पर लाइट हम लोग यूज कर रहे हैं। जैसे सपोज करो कि ये 220 वोल्ट का ही है, लेकिन हमने इसमें क्या किया कि बहुत सारे डिवाइस लगा दिए। जैसे तुमने देखा होगा कभी कभी कि
घर में अगर हमने गीजर भी ऑन कर दिया है, एसी भी ऑन कर दिया है, फ्रिज भी ऑन है और बहुत सारे डिवाइसेस ऑन कर देते, तो ऑल ऑफ सडन क्या होता है कि वोल्टेज डाउन हो जाता है, लो हो जाता है। देखोगे कि बल्ब का बहुत धीरे धीरे ग्लो कर रहा है, उसका इंटेंसिटी कम हो जाता है। तो क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है कि अब जैसे ही हमने अलग अलग डिवाइसेस को सबको कनेक्ट कर दिया, तो सब अपना अपना पावर कंजम्पशन लेना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि हमें पता है V इज इक्वल टू आई इंटू आर, सबको करंट मिल रहा है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि पैरेलल में अगर लगे हैं तो वोल्टेज तो सबका सेम है, तो V बाई आर इज इक्वल टू आई। करंट सब में अलग अलग होता है, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमें पता है कि करंट अलग होता है, तो जिसको जितना करंट चाहिए वो उतना लेगा। तो हीटर को ज्यादा करंट चाहिए तो वो ज्यादा करंट लेने लग जाएगा। अब बल्ब का रेजिस्टेंस मान लो क्या है, ज्यादा है या कम है, तो हाँ, वो रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा कि कौन कितना करंट ले रहा है, 1/R, इस तरह से। ठीक है। अब उसमें क्या होगा कि मान लो मेन अपना तो था 220 वोल्ट, लेकिन उससे ज्यादा का रिक्वायर्ड हो गया है, मतलब करंट ज्यादा हो रहा है, तो जो वायर होता है वो जूल्स इफेक्ट, अपन लोग पढ़े हैं ना, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, कि ये वायर क्या होता है फिर गर्म होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ओवरलोड हो रहा है। मान लो जितना अमाउंट, इससे 5 एम्पियर का ही करंट जाना चाहिए था, लेकिन ये 10 एम्पियर का करंट ले रहा है। तो अब क्या होगा कि ये वायर जो है 5 एम्पियर तो फ्लो कर जाएगा, बाकी का जो एक्सेस अमाउंट का करंट है उसको हीट एनर्जी में कन्वर्ट करना शुरू कर देगा, तो ये वायर गर्म होने लगेगा। तुमने कभी देखा भी होगा, हम वायर को टच करते हैं तो वो हल्का सा गर्म हो जाता है। वैसे नॉर्मल तो होता ही है, बट कई बार एक्सेस में हो जाता है कि तुम टच करके उसको फील कर सकते हो, वो इतना सेंसिटिव हो जाता है। ठीक है। मोबाइल का चार्जर भी तुम लोगों ने देखा होगा, कभी कभी ज्यादा देर तक अगर तुम उसको चार्ज लगा के रखते हो तो उसका एडेप्टर को जब पकड़ोगे तो देखोगे कि ये हॉट हो गया है, गर्म हो गया है। तो यहाँ पे क्या है कि जब वायर गर्म होने लग जाता है तो इसके ऊपर जो रहता है इंसुलेटेड मटेरियल वो पिघलने लग जाता है, पिघल के वो निकल जाता है। ठीक है। और उस वजह से ओवरलोडिंग की वजह से भी फिर जो वायर्स हैं, कोई वायर हम लोग इतना दूर दूर थोड़ी बिछाते हैं कि एक को यहाँ पे और एक को यहाँ पे। वायर तो तुमने देखा होगा कि एक पाइप रहता है, उस पाइप के अंदर घरों में जब हम लोग फिटिंग करवाते हैं, लाइट फिटिंग, तो उसी के अंदर सारे वायर एक साथ रहते हैं। तुम देखोगे कि कम से कम 7-8 वायर एक साथ रहते हैं। ठीक है। और क्लोजली वो तो कांटेक्ट में रहते ही हैं। अगर मान लो किसी का इंसुलेशन हट गया, कोई भी यहाँ से गर्म होके, तो गर्म होके भी कई बार दोनों चिपक जाते हैं। ठीक है। तो उस वजह से भी क्या होता है फिर, ओवरलोडिंग की वजह से वही शॉर्ट सर्किट हो जाता है, और फिर वही होगा क्या, कि फायर, आग लग जाएगी। तुमने देखा होगा, न्यूज़ वगैरह में देखते रहते होंगे कि कैसे किसी कोचिंग में, कहीं पे, कहीं हॉस्पिटल में या कहीं बड़ी जगह पे, घरों में भी ऐसा हो जाता है। ठीक है। समझ में आया ये सब चीज क्यों ऐसा हो रहा है? तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना होता है। तो जो डिपार्टमेंट्स होते हैं वो इस चीज का ध्यान रखते हैं कि हम लोग कितना जो है अमाउंट का यूज कर पा रहे हैं, ये ओवरलोड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है। तो इसको कम करने के लिए क्या होता है, जैसे घर में हम लोग स्टेबलाइजर वगैरह यूज करते हैं, ऐसे प्लांट्स वगैरह में, फैक्ट्रीज वगैरह में भी होता है कि अगर ज्यादा ओवरलोड हो रहा है तो वो रीडिंग चेक करते रहते हैं कि हाँ कितना अमाउंट का जो है करंट हम भी यूज हो रहा है हर सेकेंड में। और जब ज्यादा होता है तो वो उस तरह से उन मशीन्स को बंद करवा देते हैं, या जो जरूरी होता है उसी को बस यूज करते हैं। समझ में आया? इसमें किसी को दिक्कत है, कुछ पूछना है? Overloading of electrical circuit occurs when the number of appliances operated on the circuit at the same time exceeds the limit the circuit wiring can withstand। मतलब जो सर्किट वायर है उसका एक लिमिट होता है, जैसे हमने कहा था ना 5 एम्पियर या 15 एम्पियर होता है। अब वोल्टेज तो सबको सेम मिल रहा है, लेकिन मान लो हमने क्या किया, एक से ज्यादा डिवाइसेस को एक साथ चालू कर दिया, तो एकदम से क्या होगा, करंट जो है उस वायर में बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा तो अब उसकी लिमिट से बाहर चला जाएगा। अब करंट तो उसमें उतना ही फ्लो कर सकता है। जैसे ऐसा समझो ना यार, करंट क्या है, सिंपल सी चीज है कि भाई करंट क्या है। करंट तो तुम ऐसे समझ सकते हो, करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम। पानी की तरह समझो, कुछ नहीं। ये पाइप है, इसमें पानी बह रहा है, ऐसे ही समझो कि वायर के अंदर करंट बहता है। ठीक है। मतलब चार्जेस बह रहे हैं। तो अब मान लो कि जब ज्यादा पानी आ जाएगा, एक्सेस अमाउंट में पानी आएगा पाइप में, तो क्या होगा,
ऑब्वियसली फिर तुम देखोगे कि इस पाइप का कैपेसिटी से बाहर जा रहा है, तो कहीं ना कहीं से ये लीक करना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे भी क्या होता है कि लीक यहाँ पे किस फॉर्म में हो रहा है, हीट के फॉर्म में हो रहा है, तो ये गर्म होने लग जाएगा। ठीक है, इस तरह से ऐसा होता है। अब ये जो प्रॉब्लम है ये सीरीज वाले में नहीं होगा, क्यों? क्योंकि सीरीज वाले में सबको करंट एक जैसा मिलता है। बट उसमें ये होगा कि अगर करंट एक जैसा कर देंगे तो वोल्टेज सबका अलग अलग होगा, तो पता चले कि तुम्हारा टीवी चल गया तो फिर तुम्हारा फोन चार्ज नहीं होगा और दूसरा चीज नहीं चलेगा, बल्ब नहीं चलेगा। क्योंकि वोल्टेज सबको कम ज्यादा मिलेगा, और सबको कितना चाहिए, 220 वोल्ट चाहिए। और अगर कहीं फ्यूज हो गया तो फिर वो दिक्कत है कि आगे बंद हो जाएगा सर्किट। तो इसलिए दोनों के अपने ड्रॉबैक्स हैं कुछ। तो समझ में आया, हम लोगों ने देखा ओवरलोडिंग क्या होता है, शॉर्ट सर्किटिंग क्या होता है। नेक्स्ट इसमें हम लोग देख लेते हैं अर्थिंग। अर्थिंग वाला मैंने बता दिया है कि इंसुलेशन रहता है किसी भी वायर के ऊपर या कोई डिवाइस पे। तुम कोई भी देखोगे, जैसे लैपटॉप मोबाइल ही देख रहे हो तो उसके ऊपर इंसुलेटेड कोटिंग की गई है। लैपटॉप हो चाहे तुम्हारा टीवी वगैरह हो, फ्रिज हो, कूलर हो, एसी हो, सबके ऊपर कोटिंग रहता है, प्लास्टिक रहता है। तो कई बार ऐसा होता है कि अंदर की तरफ जो मेटेलिक बॉडी अगर रहती है उसकी, अगर वो इंसुलेटेड कोटिंग हट जाता है तो फिर उसमें क्या होगा कि डायरेक्ट जो है लाइव वायर या न्यूट्रल वायर कहीं पे भी अगर बॉडी के टच में आ जाता है तो उसमें जो एक्सिस अमाउंट का करंट है वो फ्लो करने लगता है उसके बॉडी में। जैसे मान लो हम लोग फ्रिज ही ले लें। ठीक है, तो ये अगर हम लोग फ्रिज ले रहे हैं तो इसमें क्या है कि जो एक्सिस बॉडी है अपर वाला, मान लो तुम गेट ही ओपन कर रहे हो, ठीक है, ये लॉक है, इसको तुम ओपन कर रहे हो हैंडल को। अब कहीं ऐसा होता है सपोज जैसे मेटेलिक अगर है ये बॉडी, या कहीं से पीछे से तुम टच कर रहे हो और अंदर जो है लाइव वायर इसके कांटेक्ट में आ गया है, और तुम इसको ऐसे टच करोगे, यहाँ पे देखोगे बाय मिस्टेक और कोइंसिडेंटली, ठीक है, तब देखोगे कि क्या हुआ है यहाँ पर कि जितना जो एक्सेस करंट था जो इसकी सरफेस पर था वो इसके थ्रू तुम से चला जाएगा और तुमसे बह के अर्थ में चला जाएगा। तो हमें भी फील होगा कि हाँ यहाँ पे शॉक लगा है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि हमें ऐसा ना हो इसलिए पहले से ही इसको हम लोग क्या कर देते हैं, अर्थिंग कर देते हैं। जो तीसरा वाला वायर होता है उसका यही काम होता है। अर्थिंग को इस तरह से हम लोग डिनोट करते हैं। ये क्या करता है कि बॉडी के ऊपर जो एक्सिस अमाउंट का करंट होता है उसको जमीन में भेज देता है, क्योंकि जो अर्थ है वो भी बहुत सारा चार्ज स्टोर कर सकता है, ठीक है, अपने अंदर, उसके अंदर भी अपना है। तो ये अमाउंट जो है अर्थ में चला जाता है। तो जब हम देखेंगे यहाँ पर तो अब चार्ज जो एक्सिस था वो तो इधर चला गया, तो यहाँ पर हमें कुछ भी शॉक नहीं लगेगा। ठीक है, जैसे ऐसे समझो, अगर तुम समझो मान लो एक मैं कंडक्टिंग बॉडी ले लूँ, इसके ऊपर प्लस चार्ज है, ठीक है। अब जैसे ही हम इसको अर्थिंग कर देंगे, अब क्या होगा कि ये जो एक्सेस अमाउंट में जो बाहर सरफेस पे चार्ज है ये कहाँ चला जाएगा, जमीन में चला जाएगा। तो अब ये न्यूट्रल हो जाएगा, इस पे कोई भी चार्ज नहीं रहेगा, सारा जो चार्ज है वो ट्रांसफर हो जाएगा किसको, अर्थ को। ठीक है, इस तरह से होता है। वही सब यहाँ पे थ्योरी लिखा हुआ है। फिर हम लोग फ्यूज के बारे में भी देख लेते हैं। सेफ्टी डिवाइस के लिए इलेक्ट्रिक एनर्जी मीटर क्या है वो मैंने बता दिया है। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड क्या है ये भी मैं बता दिया हूँ। ठीक है, after the company fuse the cable is connected to the energy which records the electricity consumption of the house। ये डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड बोर्ड का क्या काम होता है कि हम यहाँ पे क्या करते हैं कि पावर लाइंस जो होती है उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि तुम्हें लाइट कौन से फ्लोर पर ले जाना है,
या कितने रूम्स है वहाँ पे, कि नीचे 4 रूम है, ऊपर 5 रूम है, हॉल है, ये है वो है, ऐसे करके। ठीक है, क्या क्या प्रिकॉशंस यहाँ में हमें लेना है घरों में, अगर इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हम लोग यूज कर रहे हैं, इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये प्रिकॉशंस हैं। तो ये अपना कंप्लीट हो गया है। ओके, फिलहाल के लिए अगर हम लोग देखें सिलेबस, तो सिलेबस तुम्हारा सिर्फ कहाँ तक है, मोटर तक। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास जब होगी तो इसमें जो सीबीएसई के जो कुछ सिंपल पेपर्स आए हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, और उस पर बेस्ड, इसी चैप्टर पर बेस्ड कुछ और, जो दोनों चैप्टर्स हैं यही नहीं, एक और दो चैप्टर जो हैं, उन चैप्टर्स पर हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस वगैरह। ठीक है, तो तुम लोग रिवीजन कर लेना, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, इसका नोट्स कंप्लीट कर लेना। और जब भी तुम लोगों को मैसेज आए कॉपी सबमिट करने का, तो सबमिट करना टाइमली। ठीक है, और रिवीजन कर लेना नेक्स्ट क्लास तक। नेक्स्ट क्लास में अब काफ़ी टाइम है, हम लोगों को थर्सडे का रहेगा, तब मैं फिर हम लोग इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी करेंगे, और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से थ्योरेटिकल क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी। ठीक है, तो फिर क्लास एंड करते हैं, फिर मिलते हैं अगले थर्सडे। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर मैं क्लास एंड करता हूँ। ओके। Recording